हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम नई और पुरानी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास की उसके 5वें चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। 5th चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको नई और पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपके क्वेश्चन 80+ क्वेश्चन सही हों। चाहे आप यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम में जा रहे हैं या फिर आप नेट जेआरएफ हिस्ट्री करना चाहते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये 5वां सेट है 5वें चैप्टर का। तो पूरा सीरीज़ चल रही है, आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करिए ताकि आपकी पूरी तैयारी आराम से होती जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा लेना। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर और वहाँ से सारे के सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। अगर यदि आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँ तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर भी जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में आपको दे दूंगा। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना तो बनता ही है। और मौर्य साम्राज्य 100 साल से कुछ अधिक साल तक टिका रहा। आपने ये बताना है कि अशोक की मृत्यु के बाद वो छिन्न भिन्न होने लग गया, क्या कारण थे उसके ऐसे। ऑप्शन 1 है अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल हो गए थे। ऑप्शन 2 है विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भारी धन की आवश्यकता थी। और ऑप्शन 3 है साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा होने के कारण संभालना मुश्किल हो गया था। मैं आपको इसका आंसर दूंगा वीडियो के एंड में, हर बार की तरह। क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 5वां है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको ये बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी ऑप्शन सामवेद, सी ऑप्शन यजुर्वेद या फिर डी ऑप्शन है अथर्ववेद। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, टोटल वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे जो प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 BC पहले हुई थी, यह भी आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये सूक्त जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में गाए गए थे। और इनमें 3 देवता बहुत ही प्रमुख हैं। आपने यह भी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को आग का देवता कहते हैं, इंद्र को युद्ध का देवता और सोम देवता को वनस्पतियों का अधिपति माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ अटेम्प्ट करिए और नीचे ईमानदारी से अपने स्कोर को मेंशन करिए। मैं देखना चाहता हूं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। इस प्रश्न में हमने यह बताना है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। और थर्ड ऑप्शन है ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। आपने ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ऋग्वेद के संदर्भ में यदि आपसे मैं बात करूं, उस समय लिखा हुआ तो कुछ नहीं था, यह तो आपको पता होना चाहिए। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों के द्वारा ही की गई थी। आचार्य जो होते थे वो उन्हें अपने पास में बिठा लेते थे और अक्षरों और शब्दों का और वाक्यों का अलग अलग तरीके से उनको कंठस्थ कराते थे। बहुत सारे ऐसे सूक्तों की रचना मिलती है जिसमें सिखाने वाले पुरुष थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं के द्वारा भी की गई थी। तो कथन 1 गलत हो जाएगा यहाँ पर। और ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत थी और वैदिक संस्कृत कहलाती थी, ये कथन सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। यहाँ पर 2 कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा कथन है ऑप्शन सी में। सी इसका सही आंसर है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। ऑप्शन 1 है सरस्वती, दूसरा ऑप्शन सिंधु, तीसरा गंगा, चौथा ऑप्शन है यमुना या फिर 5वां व्यास। तो ऋग्वेद में यदि आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। बहुत बार आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ले लो, चाहे आप वनडे एग्जाम में बैठे हो, PCS, NDA, CDS, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन 1 तो पक्का आता है। ऋग्वेद में नदियों का वर्णन और उनके जो पुरातन नाम हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आपने बताना है यहाँ पर कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। सबसे ज़्यादा भी क्वेश्चन में पूछा जाता है और सबसे कम हुआ है। सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो हुआ है सिंधु नदी का, और जो सबसे कम हुआ है वो हुआ है गंगा व जमुना नदी का। यहाँ पर तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। 3 और 4 यहाँ पर है ऑप्शन सी में।
सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ब्यास है, सतलुज है और रावी है, उनका वर्णन तो कई बार आता है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक एक बार आया है, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा नदी जो जिसका मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा वर्णन जिसका मिलता है वो है सिंधु नदी। और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन सी है जिसको माना जाता है कि बहुत ज़्यादा पवित्र है, वो है सरस्वती। बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है। क्लास 6 की एनसीईआरटी में यदि ऐसे क्वेश्चन हैं तो इसको हम मिस क्यों करें, बहुत ही डेप्थ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनका आंसर यदि हमें पता है तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भाषा और उसका परिवार कहाँ से आता है, हमने इनको मिलाना है। देखिए, संस्कृत, पूर्व उत्तर क्षेत्रों की भाषा, मलयालम, मध्य भारत की भाषा, इनके परिवार कौन से हैं ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम इनको मिलाते हैं, ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से हम मिलाते हैं। और संस्कृत की जो भाषा है उसका जो परिवार है वो भारत यूरोपीय भाषा माना जाता है संस्कृत का। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन ए 4 के साथ। और पूर्व उत्तर क्षेत्रों की जो भाषा है ना वो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार से आती है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। मलयालम भाषा जो है वो द्राविड़ भाषा का परिवार है और यहाँ पर सी इसका 2 के साथ मिलेगा। और मध्य भारत की भाषा है, और मध्य भारत की भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, यहाँ पर सही ऑप्शन है इसका डी के साथ। और हम कोड में देखें तो यहाँ सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी आप एग्जाम में जाएं तो प्लीज़ इसको अंडरलाइन जरूर करिए, नहीं है इसको जरूर, यहाँ से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, कई बार हम ऑप्शन ही गलत अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। ऑप्शन ए है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ठीक है, और ये कथन बिल्कुल सही है। और इन लड़ाइयों में मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयाँ जैसे ज़मीन के लिए की जाती थी, जैसे अच्छे चारागाह हो वहाँ पर की जाती थी, जहाँ जौ की फसल सबसे ज़्यादा बीजी जाती थी वहाँ पर उसके लिए भी लड़ाई होती थी। और ये कथन बिल्कुल सही है, लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यह कथन भी सही है। और युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, यह कथन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यह कथन भी सही है। अभी थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि युद्ध में जीता गया धन जो होता था उसका कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों में को दे दिया जाता था, यहाँ तक सही है। लेकिन जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार कथन 3 जो है गलत हो जाता है। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये कथन गलत है। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहितों व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन 1 है, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऑप्शन 2 है, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। ठीक है, आपने बताना इनमें से कौन सा कथन सही है, जल्दी से आंसर सोचिए। देखिए, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है ना, तो ऋग्वैदिक काल में जब राजा जो है महलों में नहीं रहते थे, अपने घर पे रहते थे, लेकिन वो कर नहीं वसूलते थे। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल क्लियर गलत है यहाँ पर। ठीक है, पुरोहित को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और यज्ञ के लिए वे अनुष्ठान तो करते ही थे। ठीक है, ये कथन तो सही है। लेकिन साथ में ऋग्वैदिक काल में राजा के पास ना तो बड़ी राजधानी होती थी, ना ही उसके पास बड़े महल होते थे, ना ही उसके पास कोई सेना होती थी, और ना ही वह कर वसूलता था। और यही नहीं कि राजा की मौत के बाद उसका बेटा भी अपने आप राजा नहीं बन जाता था, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार ही था, उसकी शक्तियाँ बिल्कुल लिमिटेड होती थी। ठीक है, और उसे ये पता होता था कि क्या काम उसने करना है क्या नहीं करना है। ये कथन 2 है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 गलत होने के कारण कूट में सही आंसर है केवल ऑप्शन ए, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, हमने ये बताना है, पुरु जन या फिर विश। ऑप्शन 2 है, भरत जन या फिर विश। थर्ड ऑप्शन है, यदु यन या फिर विश। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, जल्दी से सोचिए। देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सभी मिलते हैं। अभी कैसे मिलते हैं, आपने सोचा होगा पुरु जन या फिर विश तो मिलते हैं, लेकिन पुरु कहाँ मिलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋग्वेद काल में जनता को पूरे समुदाय को संबोधन करने के लिए 2 शब्द का प्रयोग होता था, एक होता था जन का, दूसरा होता था विश का। ठीक है, यह तो आप याद कर लेना। और दूसरी बात, जो विश शब्द से ही निकला था वैश्य शब्द, यह भी आप याद करना। और ऋग्वेद में विश और जन को नाम तो आम मिलते हैं, लेकिन पुरु जन या फिर विश
भरत यन या फिर विष, यदु यन या फिर विष, ऐसे कई उल्लेख भी मिलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? ऑप्शन ए है शत्रु, दूसरा ऑप्शन विरोधी, तीसरा आर्य, चौथा ऑप्शन है दस्यु। जो आर्य लोग थे वो अपने विरोधियों को क्या कहते थे, आपने ये बताना है। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, दस्यु। जो आर्य लोग अपने विरोधी को दास या फिर दस्यु कहते थे, यहाँ पर सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हमने ये बताना है कि महापाषाणिक कब्रों का क्या इतिहास रहा है। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ऑप्शन 2 है कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले ये प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी, यह कथन गलत है, क्योंकि हमने जब महापाषाणिक कब्रों को देखा है, जो इतिहास में पढ़ा है, उससे ये पता चलता है कि ये जो प्रथा है कश्मीर एरिया में भी प्रचलित थी, ठीक है, और वहाँ पर भी इससे मिलते जुलते बहुत सारी कब्रें मिली हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर है केवल 2 ऑप्शन सही है, 2 केवल है ऑप्शन बी में, बी इसका सही आंसर है, क्योंकि महापाषाणिक जमीन से थोड़ा भीतर भी होते थे, कुछ ऊपर भी मिलते थे, ये कथन सही है। और ज़्यादा करके महापाषाणिक कब्रें जितनी भी मिलती हैं आपको दक्कन में मिलेंगी, लेकिन मिलती कश्मीर में भी है, इसलिए कथन एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? जो महापाषाणिक कब्रें साउथ में आपको मिलती हैं और नॉर्थ में भी मिलती हैं, उनमें से हमने देखना कि कब्रों को दर्शाने का कौन से चिन्ह ऐसे थे वहाँ पर जो यूज़ किए जाते थे। ऑप्शन 1 है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, ऑप्शन 2 है अकेला खड़ा हुआ पत्थर, या फिर तीसरा ऑप्शन है पत्थरों के बड़े चबूतरे। देखिए, जो महापाषाणिक कब्रें के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो हमें केवल 2 ही ऑप्शन सही लगते हैं। गोलाकार सजाए हुए पत्थर होते थे वहाँ पर, और दूसरा अकेला खड़ा हुआ पत्थर, यह दर्शाता था कि नीचे कब्र है, ठीक है। और पत्थरों के जो बड़े चबूतरे होते थे वो ज़रूरी नहीं था कि केवल कब्रों के लिए ही यूज़ किए जाएं, और अन्य चीज़ों के लिए भी यूज़ किए जाते थे। यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर नहीं है। 2 ऑप्शन दोनों सही हैं, केवल 1 और 2 यहाँ पर ऑप्शन बी में, बी इसका सही आंसर है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। महापाषाणिक काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासतौर पर यूजीसी नेट में तो यहाँ से क्वेश्चन एक आधा आ ही जाता है, और यूपीएससी में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हीं बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हमने ये बताना है कि किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है काले लाल मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन 2 है हरे नीले मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी है सुनहरे मिट्टी के बर्तन, या फिर ऑप्शन डी भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। आपने ये बताना है कि महापाषाणिक कब्रों में जो समानताएं आपको मिलती हैं, मृतकों के खास किस्म की मिट्टी के बर्तन वहाँ पर दफनाए जाते थे, कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काले रंग के मिट्टी के बर्तन, ठीक है। जिसका भी सही हुआ है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपका ये क्वेश्चन सही था, ठीक है। और इन कब्रों की जो समानता है ना, काले लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मृतकों के साथ दफना दिए जाते थे, और ऐसी समानताएं लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में आपको मिल जाएंगी। आप उनके बारे में यदि पढ़ेंगे तो सभी मिल जाएंगे। उनके साथ लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, और साथ में पत्थर, सोने के गहने भी वहाँ से मिलते हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा लिया जाए तो वो भी आपको सही करके आना होगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए काले लाल मिट्टी के बर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपने बताना है यहाँ पर सही कथन कौन सा नहीं है। महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाती हैं, ऑप्शन 1 है, और ये बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं, ठीक है। यह भी आप याद रखना, ब्रह्मगिरी जगह है ना जो, वहाँ से 33 सोने के मनके मिले हैं, और शंख भी पाए गए हैं उसके पास, और उसके दूसरे कंकालों में ऐसा कुछ नहीं मिला था, इसीलिए ये कथन सही कथन है। और ऑप्शन बी है कुछ महापाषाणिक कब्रों में से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, यह कथन भी सही है, क्योंकि कुछ जगह पर आपने देखना वहाँ पे कि कुछ यहाँ एक ही परिवार के कई सदस्यों को एक साथ दफनाया गया था, ऐसे कंकाल वहाँ पर मिलते हैं। और महापाषाणिक कब्रों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑप्शन सी है कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या फिर खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें, यह भी कथन सही है। आपने देखना वहाँ पर कुछ कब्रें तो ऐसी हैं, वहाँ पर कुछ नीचे जाने के लिए रास्ते बनाए रखे हैं ताकि
दोबारा से उस कब्र के भीतर जाया जा सके, तो ये कथन भी सही कथन है। हमने बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता है, यही कथन गलत है। क्यों? क्योंकि कब्रों के नीचे जाने के लिए रास्ता तो होता था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसे डेथ होल नहीं पोर्ट होल कहते थे। ठीक है, आपने यह याद रखना है, पोर्ट होल कहते थे उसको। यदि यहाँ पर पोर्ट होल लिखा होता तो बिल्कुल सही होता, इसीलिए ये कथन गलत है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनाम गांव एक आपने साइट सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, और वहाँ से एक अरंबिक गांव था जहाँ से 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, हमने ये बताना है कौन सी नदी पर स्थित है। भीमा नदी, घोड़ नदी, सीन नदी या फिर नीरा नदी। देखिए इनाम गांव जो है भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, घोड़ नदी। ठीक है, यहाँ पर पता चलता है कि 3600 बीसी से लेकर 2700 बीसी के आसपास लोग वहाँ रहा करते थे। यहाँ पर जो प्राप्त कब्रें हैं वहाँ से जानकारी मिलती है कि लोग बहुत ही मेहनती लोग थे, और उनकी जब मृत्यु हो जाती थी उनको सीधा लेटाया जाता था, और उनका जो सिर है वो ऊपर की ओर होता था। उनके कई बार तो ऐसा होता था वहाँ पर कि उनको घरों के अंदर ही दफना दिया जाता था, और उनकी जहाँ पर कब्रें हैं कब्रों के बिल्कुल पास में पानी और दफनाए गए शव के पास कुछ बर्तन भी मिल जाते थे। पानी तो कहाँ होगा, लेकिन बर्तन मिल जाते थे। ऐसा खाना रखा जाता, बर्तन रखे जाते थे, ऐसी उनकी मान्यताएं थी। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, घोड़ नदी के किनारे पर इनाम गांव है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है खगोल से, बी ऑप्शन व्याकरण से, सी ऑप्शन है चिकित्सा से, या फिर डी गणित से। आपने ये बताना है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। लगभग 2000 वर्ष पहले बीसी में चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, चरक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने चिकित्सा पर ये बुक लिखी थी, ये तो आपने याद रखना ही है। उन्होंने एक तथ्य कहा था, आपने यो भी याद रखना है, 360 हड्डियां होती है एक इंसान में, लेकिन आधुनिक यदि हम रचना करते हैं, विज्ञान ने आज तक कितनी हड्डियां बताई हैं? 206 हड्डियां इंसान के शरीर में होती हैं। ठीक है, लेकिन ये माना जाता है कि उन्होंने इन हड्डियों की गिनती जब की ना, उसमें उन्होंने उसके दांत भी जोड़ दिए। ठीक है, हड्डियों के जोड़ों को भी जोड़ा होगा, इसीलिए उन्होंने 360 बताई हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 5 की। मौर्य साम्राज्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप इनको पूरा करिए, ध्यान से करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट को, क्लैरिटी को बिल्कुल डिफाइन करेंगे कि आपकी कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी है। मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमने ये बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था। ठीक है, आपने ये बताना है कि क्या है सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ईसा की पूर्व 4वीं सदी में मगध राजा नंद का शासन था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर। और दूसरा ऑप्शन है मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का गठन किया था और नंद राजा घनानंद को पराजित किया था। यह कथन भी सही है, क्योंकि चाणक्य की मदद से उन्होंने ये काम किया था, यह भी आप याद रखना। और घनानंद एक लोकप्रिय राजा था, यह कथन गलत है। क्यों? ऐसा माना जाता है कि नंद राजा जो घनानंद था वो लोकप्रिय नहीं था। कथन डी यहाँ पर गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन एक है यूनानी राजा सिकंदर ने 326 बीसी में पंजाब पर हमला किया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर ने हखमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था। और तीसरा ऑप्शन है सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुई थी। आपने यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को डिफाइन करेगा ये, क्योंकि जो यूनानी राजा सिकंदर था उसने 326 बीसी में पंजाब पर हमला किया था। यह कथन सही कथन है। और सिकंदर ने हकमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था, यह भी कथन सही है, क्योंकि कुछ उत्तरी क्षेत्र था जो हकमनी शासकों ने ईरानी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और पंजाब पर तो सिकंदर ने बाद में हमला कर दिया, उसके बाद उसने अपने गवर्नर छोड़ दिए थे वहाँ पर शासन करने के लिए। तो और सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुई थी, यह कथन भी सही है। तीनों कथन सही है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में हरा दिया था। ठीक है, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन आ गया था।
आपने बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में हराया था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर का एरिया था ना वो यूनानी सेनापति था सेल्यूकस, और उसके अधीन काफ़ी एरिया था, सुदूर का एरिया उसके नीचे आता था। और चंद्रगुप्त की उसके साथ जब युद्ध हुआ, काफ़ी लंबा युद्ध चला सेल्यूकस निकेटर के साथ, और सिंधु नदी के पार का प्रदेश जितना भी था उसने सारे का सारा जीत लिया। ठीक है, और चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्य के अधीन आ गया था। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद उनके विवाह संबंध भी स्थापित हो गए थे उनके साथ। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? आपने ये बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद का अधिकारी कौन सा था, किसने उसको बाद में लीड किया? बिंदुसार, अशोक, दशरथ या फिर वृद्धरथ? ठीक है, आपने इसका जल्दी से आंसर देना है। देखिए, लगभग 25 साल तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र किसको दिया था? ऑप्शन ए, बिंदुसार को। ठीक है, और बिंदुसार को सौंप दिया था। कुछ उल्लेखों से भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो थे वो बाद में, पहले वो चले गए थे ना अपने श्रवणबेलगोला में, वहाँ पर उन्होंने सलेखना विधि से अपना शरीर त्याग दिया था। उससे पहले उन्होंने अपना शासन जो था बिंदुसार को दे दिया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बिंदुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था वो बिंदुसार के शासनकाल में पूरा साउथ इंडिया तक पहुंच गया था, दक्षिण में मैसूर तक चला गया था। ये कथन सही है। ऑप्शन 2 है, बिंदुसार की दक्षिण में राज्यों के साथ मैत्री थी, अच्छे संबंध थे। बिल्कुल सही है, और केवल कलिंग प्रदेश उड़ीसा का पड़ता जो है और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। ये कथन भी सही है। ठीक है, तीनों कथन सही हैं, और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन 1 है, अशोक ने कलिंग को जीतकर अपने शासन में मिला लिया था। ये कथन सही है, क्योंकि इसके बाद ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, उसने पहले उसको मिला लिया था। और दूसरा ऑप्शन है, युद्ध से पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ था। सही कथन है। और थर्ड ऑप्शन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रण किया कि वह कोई युद्ध नहीं करेगा। तीनों कथन सही हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आपने ये बताना है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम रूप से जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का, या फिर समुद्रगुप्त का, या फिर हर्षवर्धन का? जल्दी से बताइए। आपने बिल्कुल सही सोचा है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अशोक। ठीक है, अशोक ही ऐसा राजा था जिसको देवनाम प्रियदासी, प्रियदर्शी और ऐसी उपाधियों से संबोधन किया गया था, और पुराणों में अशोक वर्धन भी कहा जाता है उसे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमने देखना यहाँ पर नहीं कौन सा है, कौन सा गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए है, अशोक की राज आज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया है। यह कथन बी सही है, क्योंकि अशोक की जितनी भी राज आज्ञाएँ हैं उनको अभिलेखों के द्वारा ही समझाया गया है। ऑप्शन 2 है, अधिकांश राज आज्ञाएँ खरोष्टी लिपि में हैं। ये कथन गलत है। क्यों गलत है, आगे बताता हूँ मैं आपको। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृतिक भाषा थी। ये कथन सही कथन है। अशोक की कुछ राज आज्ञाएँ यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदवाई की गई। ये कथन भी सही कथन है। अशोक की जो राज आज्ञाएँ थी उनको समझाना था लोगों को। ठीक है, और लोगों की जो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज थी उसमें वो ज़्यादा करके लिखी गई थी, ताकि उनकी जो आज्ञाएँ हैं अशोक की वो लोकल लोग समझ सकें। ठीक है, उनकी ज़्यादा आगे जो थी वो खरोष्टी लिपि में ना होकर के ब्राह्मी लिपि में थी। ठीक है, अनेक प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का उस समय बहुत प्रचलन था। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न कहूँगा। यदि आपने अशोक के बारे में कुछ ध्यान से पढ़ा है तो ये आसान है आपके लिए। अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमने यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य कथन है। ऑप्शन ए है, वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। ऑप्शन बी है, इसकी इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में शांति और सौहार्द से रहें। और ऑप्शन सी है, उसने युद्ध ना करने का वचन दिया था। और ऑप्शन डी, उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। हमें ये बताना है कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। ठीक है, कि वह नहीं चाहता था कि इंसानों को और पशुओं को मारा जाए, और वो बलि के भी विरुद्ध था। आपने ये याद रखना है कि अशोक के समय में उसके जो धार्मिक संप्रदाय लोग थे वो 2 हिस्सों में बांटे हुए थे। एक था ब्राह्मणों का और दूसरा था श्रमिकों का।
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों संप्रदायों के बीच में आपस में कलह हो जाती थी, ठीक है। और अशोक की ये बहुत इच्छा थी कि एक दूसरे के साथ मैत्री संबंध रखे जाएं और बूढ़ों की आज्ञा माने, बच्चों और माता पिता के आदेश माने और मालिकों से सेवकों के प्रति दयालु और नरम रुख अपनाने का निवेदन किया था उसने, ठीक है। और अशोक ने इंसान और पशुओं की हत्या पर रोक लगाना चाहता था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसके विरुद्ध था। ये ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1 यहाँ पर ए जो है वो गलत हो जाएगा। और उसका एक और मेजर कारण ये भी था कि अशोक ये समझता था कि धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की जो बलि देना है ना, वो बहुत गलत है, क्रूर कार्य है, ठीक है। वो नहीं चाहता था कि लोग मांस खाएं या फिर अपने रसोई घर में रोज़ 2 मोर और हिरन बनाएं, राजा के लिए भी पकाए जाएं। अपने उसने राज्य में भी जो उसके अपने घर पे पकते वो भी उसने रोक लगा दी थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। ये कथन सत्य है। मौर्यकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए, ठीक है। ऑप्शन ए का अशोक की राज आज्ञाएं चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई थी। ऑप्शन 2 है प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। दोनों कथन सही हैं, ठीक है, दोनों कथन सही हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समझाया गया है कि हमने ये बताना है कि कौटिल्य ने जो एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें क्या बताया उसने। ऑप्शन ए है एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। ऑप्शन बी है किस प्रकार योजनाबद्ध रूप से राजस्व जिसमें भू राजस्व सम्मिलित हैं संग्रह करना चाहिए। और सी ऑप्शन है धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए। और डी ऑप्शन है एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। देखिए जो अर्थशास्त्र है, एक तो आपको मैं ये बता दूं बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड ग्रंथ नहीं है, ये पॉलिटिकल ग्रंथ है, राजनीति शास्त्र से ये संबंधित ग्रंथ है। जब भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको ज़रूर याद रखना कि ये एक पॉलिटिकल ग्रंथ है। और एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए, यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। मौर्य काल के बारे में 2 स्रोतों से जानकारी मिलती है, उनमें से एक स्रोत है अर्थशास्त्र, ठीक है। और ये लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और दूसरा स्रोत है मैगथनीज के द्वारा लिखी गई यूनानी भाषा में एक बुक लिखी गई थी इंडिका, ठीक है। आपने वो भी याद रखना है, इंडिका में इसके बारे में वर्णन आपको मिल जाएगा। और मैगथनीज कौन थे? वो सेल्युकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के शासनकाल में वो भारत आया था, ठीक है। और मैगथनीज का ही वृत्तांत मिलता है हमें, कुछ एरिया कुछ तो उसके कुछ पन्ने मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, उसकी प्रॉपर जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन ये 2 ही ऐसे स्रोत हैं जहाँ से पता चलता है कि उस समय मौर्य काल था और मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैगथनीज की इंडिका से मिलती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र में ये समझाया गया कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए, ठीक है। राइट ऑप्शन ए। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? आपको ये नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना था। होप आपने दिया भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे आंसर देते हैं, आपके आंसर को पढ़ के हमें और खुशी होती है। और आप पूरा डिटेल में लिखा करिए कि पूरा भी आंसर जो, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी उससे आप कुछ फ़ायदा हो जाए। ऑप्शन ए है अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल हो गए थे। ऑप्शन 2 है विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भारी धन की आवश्यकता थी। और ऑप्शन 3 था साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा होने के कारण संभालना मुश्किल हो गया था। तीनों कथन सही हैं, ठीक है। अशोक का जो साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य विघटन हो गया था अशोक के बाद, वो उसका मेन कारण यही था। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। आपने पूरा वीडियो को देखा, आप बहुत अच्छे हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। इस प्रकार अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए और दिल से स्टडी करिए, अपनी मेहनत को अंजाम तक लेकर जाइए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।